ये है सुमित गोस्वामी, जो एक टाइम पर काफी फेमस इंडियन लिरिसिस्ट एंड वोकलिस्ट थे, जो कि मेनली हरियाणवी लैंग्वेज में सॉन्ग्स लिखते और परफॉर्म करते हैं। इनके करियर में इन्होंने काफी हिट सॉन्ग्स दी, जिनमें से कई सारे सॉन्ग्स में 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअरशिप लाना कोई बड़ी बात नहीं था। यहाँ तक कि काफी ज्यादा ऑडियंस ऐसी है जो कि इनके सॉन्ग्स काफी ज्यादा पसंद करती है और कई इवेंट्स में इनके सॉन्ग्स बजाए जाते हैं, जिसके कारण इनके फैंस भी काफी सारे थे। पर सिर्फ एक इंसिडेंट ने इनके पूरे करियर को ओवरशैडो कर दिया। इनके फैंस इनके ही अगेंस्ट हो गए, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और यहाँ तक कि इनके घर के बाहर आकर फायरिंग भी कर दी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इनका पूरा करियर ही खराब हो गया। 18 नवंबर 1996 हरियाणा के एक विलेज दतोली में सुमित गोस्वामी का जन्म हुआ था और वो एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए हैं। छोटी उम्र से उन्हें सिंगिंग का शौक था और स्कूल के टाइम पर ही उन्होंने सॉन्ग्स लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी फैमिली से उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके फादर तो उनके सिंगिंग करियर के खिलाफ थे और उन्हें इंजीनियरिंग का करियर चूज करने को कहते थे। जब भी सुमित अपना सिंगर बनने का सपना शेयर करते थे तो उनके फादर उन्हें मजाक में शेख चिल्ली बुलाते, जो एक तरीके से एक डे ड्रीमर या फिर एक इम्प्रैक्टिकल पर्सन को कहा जाता है। और तभी से सुमित ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उसने डिसाइड किया कि वो अपने फादर को यकीन दिलाएगा कि सिंगिंग से भी अमीर बना जा सकता है। अपने फादर के अगेंस्ट जाने के बजाय उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले ली, पर उनके लिए म्यूजिक का ऑब्सेशन कभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो अपने स्कूल के टाइम पर एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थे और उन्होंने काफी बार टॉप भी किया। हाई स्कूल और कॉलेज के टाइम पर वो काफी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे और उस टाइम से उन्हें काफी लोग पसंद भी किया करते थे। फिर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो कई सारे प्राइवेट फर्म्स में नाइट शिफ्ट करने लगे। वो अपने सिंगिंग एंड करियर के बीच में बैलेंस बनाए रखते थे। दिन में वो सॉन्ग्स लिखते और रात में ऑफिस का काम करते थे। यहाँ तक कि लोकल इवेंट्स और फैमिली फंक्शंस में सिंगिंग और गिटार बजाने से उनका टैलेंट ग्रो हुआ और उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट आया। फिर सुमित ने अपना पहला डेब्यू किया, कारोबार, जो कि 2018 में रिलीज किया गया था और इसको रिलीज करने से पहले उन्होंने अपने फैमिली को नहीं बताया था। इस पर व्यूज काफी कम थे, लेकिन इसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से सुमित की आर्टिस्ट जर्नी शुरू हो गई। कारोबार के 9 महीने बाद उन्होंने अपना एक अगला सॉन्ग निकाला, गैंग वॉर विद बावली तरेड़, और ये ऑडियो उस टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। जिसके बाद उन्होंने इसका म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर रिलीज किया, जिसमें विक्की काजला भी नजर आया और इस सॉन्ग की वजह से हरियाणा में सुमित की पॉपुलैरिटी एज ए परफॉर्मर काफी बढ़ गई और ये सॉन्ग यूट्यूब पर भी वायरल गया और अब इस पर 140 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। ये उनका पहला हिट था, लेकिन अभी तक सुमित को अपनी पहचान नहीं मिल पाई थी। फिर आता है जनवरी 2019, जब सुमित ने लॉन्च किया सॉन्ग भोलेनाथ, और ये सॉन्ग सुमित के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। ये गाना भी उनका काफी ज्यादा हिट गया और इस वजह से उनका हरियाणा में काफी ज्यादा नाम भी हो चुका था और वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। इसके बाद सुमित ने एक के बाद हिट सॉन्ग्स दिए, जैसे यार की शादी, टोरा, परिंदे और आर्मी जैसे सॉन्ग। धीरे धीरे उनका नाम सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इंडिया में लोग उन्हें जानने लग गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने करियर के पीक पर कई सारे कोलैबोरेशंस भी किए और उनका हर एक गाना ट्रेंडिंग पेज पर टॉप पर परफॉर्म करने लगा। फिर उनके बीच एक और पॉपुलर आर्टिस्ट आया जिसका नाम था गुलजार छानीवाला, और ये भी उस टाइम पर काफी वायरल थे और उनके गाने भी काफी हिट हो रहे थे। उन्होंने जुग जुग जीवे, फिल्टर शॉट, यमराज और इज्जत जैसे सुपर हिट सॉन्ग्स दी। लोगों ने इन दोनों आर्टिस्ट को कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वही टाइम था जब ये दोनों आर्टिस्ट अपने पीक पर थे और ये दोनों ही आर्टिस्ट हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में रूल कर रहे थे। हर पार्टी, इवेंट एंड शादियों में इनके गाने बजा करते थे। फिर आता है फीलिंग सॉन्ग, जो कि सुमित के करियर का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग बन गया, जिस पर आज के टाइम पर 633 मिलियन व्यूज है। लेकिन जितनी तेजी से सुमित का करियर ऊपर गया, उतनी ही तेजी से ये नीचे भी आ गया, वो भी सिर्फ एक बुरी कंट्रोवर्सी की वजह से। 29 सितंबर 2022 अमन बेसला, जो कि एक सोशल वर्कर और एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने कर लिया और उन्होंने अपने सोशल हैंडल्स पर कई वीडियोस भी छोड़ी, जिसमें से उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। पर आखिर ये सब कैसे हुआ? जैसे एक हरियाणा का बंदा लिखता है कि अमन और एक लड़की जो नेहा थी, उन्होंने 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन करके एक होटल शुरू किया था, पर नेहा ने हेल्पलेस होने का एक्ट करके वहां से डिसअपीयर हो गई। उसने उसकी आइडेंटिटी तक दे दी और यहाँ तक कि उसके फादर ने चेक भी साइन किया था ताकि ये श्योर हो कि वो वापस आएगी। पर जब अमन ने उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाया। कुछ टाइम बाद अमन को पता चला कि वो लड़की हरियाणा के एक बड़े कंपनी की को डायरेक्टर थी और उसका कनेक्शन सुमित गोस्वामी से था। फिर धीरे धीरे करके उनकी कैजुअल बातें वापस शुरू हो गई और उस टाइम पर अमन को उनके नए रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस अपने पैसे वापस चाहिए थे। लेकिन फिर उस लड़की ने फिर से इमोशनल नाटक किया और बोला कि अब सुमित के फादर को 5 लाख रुपीस चाहिए और ये बात काफी ज्यादा सीरियस है। अमन दिल का अच्छा इंसान था, इसलिए उसने पैसे दे दिए, पर इस बार उसने इसके बदले में सुमित के कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिए। फिर अमन को जब वापस से पैसे चाहिए थे तो उसने सुमित को डायरेक्टली कांटेक्ट किया, पर उसके बदले में उसको गाली दी गई और यहाँ तक कि उससे धमकाया गया। हाँ, बाकी जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहना मरा और छोले खाओ, मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँगा। जो सा कहीं भड़क दे, 2 बाउंसर गन मैंने पाल रखे हैं, उनसे इतने पीछे जा है, जो सा मेरे तक भड़क दे, दगा में अगले बंदे इतनी भड़क दे देंगे, उनकी फैमिली तक भड़क कर देंगे।
ना ना देखो भाई फैमिली तक क्यों वो सीन मैं यार मैं तेरे से थोड़ा कह रहा हूँ यार, मैं तो बस अपनी बता रहा हूँ। मेरा क्या रूल है, मैं जी हूँ आजाद, कोई मेरा टेंशन नहीं दे सकता, मेरा घर वाला भी टेंशन नहीं दे सकता। मेरे तो तेरी तो छोटी सी औकात है, तू बहुत अच्छा। हाँ, मेरा घर वाला भी टेंशन नहीं दे। फिर एक दिन नेहा ने अमन को मिलने बुलाया। जब दोनों मिले तो नेहा ने उसकी शर्ट फाड़ दी और उसे धमकी दी कि अगर उसने पैसे मांगे तो वो चीखने और चिल्लाने लगेगी। मतलब यहाँ पर अमन बैसला के ऊपर फेक रैप एलिगेशन लगाने की कोशिश की जा रही थी। तब अमन ने पीसफुली कहा, ठीक है अब हम कभी बात नहीं करेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन फिर उन लोगों ने उसका कमजोर पॉइंट ढूंढ लिया। उन्होंने उससे 10 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए, जिस वजह से अमन डिप्रेशन में चला गया और उसने 6 वीडियोस अपलोड की और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। उन वीडियोस में उनका कहना था कि नेहा और सुमित उन्हें इमोशनली और फाइनेंशियली तोड़ रहे थे और उससे मेंटली काफी हैरेस किया जा रहा था। अमन की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके बाद नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने डिजिटल एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट्स और यहाँ तक की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पर इसकी ही दूसरी तरफ सुमित की इमेज काफी हद तक खराब हो चुकी थी। कॉल रिकॉर्डिंग्स और एलिगेशंस के बेसिस पर यह साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी सक्सेस उनकी ईगो में बदल चुकी है। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हैशटैग जस्टिस फॉर अमन बेसला ट्रेंड होने लगा। और ये जस्टिस भी इसलिए मांगा जा रहा था क्योंकि अमन ने अपने वीडियो में बोला था कि उसका भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह केस बंद कर दिया जाएगा और सब इस बात को भूल जाएंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े आर्टिस्ट भी अमन बेसला के सपोर्ट में है। और जो भी उनका जस्टिस है वो उनको दिलाना है। उनके माँ बाप इस टाइम अकेले हैं, उनकी एक बहन है चीमा, जिसके बारे में मैंने उनकी वीडियो में देखा। उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए वो अकेले हैं। और सुमित के गाने उस टाइम पर डिसलाइक किए जाने लगे। यहाँ तक कि सुमित ने अपने ऊपर लगे एलिगेशंस को गलत बताने के लिए कई चीजें की, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। इसलिए ऑडियंस और अमन के सपोर्टर्स उनके अगेंस्ट हो गए। उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिरती गई। सुमित के घर के बाहर फायरिंग तक हुई और इसकी वजह से उनके करियर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी उस टाइम पर चल रही थी, लेकिन उसके बैक एंड सुमित का पूरा करियर वैनिश हो चुका था। कई सारे नए आर्टिस्ट आए जिन्होंने सुमित की जगह ली। इस कंट्रोवर्सी के बाद सुमित ने एक ब्रेक लिया और फिर कुछ टाइम बाद टोरा 2, भरतार जैसे सॉन्ग्स रिलीज किए, लेकिन उन सॉन्ग्स पर उन्हें पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और आज के टाइम पर सुमित के नए सॉन्ग्स लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। लोग आज भी उनके ओल्ड सॉन्ग्स को ही सुनना पसंद करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उनके एब्सेंस के दौरान कई सारे नए आर्टिस्ट आए जिन्होंने उनकी जगह ले ली और हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में कई सारे ट्रेंड्स एंड रिकॉर्ड सेट किए। अब ट्रेंडिंग पे सुमित के सॉन्ग्स नहीं होते और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा गिर चुकी है। और अभी के टाइम पर वो इंस्टाग्राम पे कुछ वियर्ड हरकतें करते हुए नजर आते हैं या फिर कुछ इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के साथ रील्स बनाते हुए नजर आते हैं। बाकी सुमित गोस्वामी की स्टोरी से हमें एक बात पता लगती है कि अगर कोई भी फेम या सक्सेस की ओर जा रहा है तो उसे इससे संभालना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टैलेंट के साथ ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो करियर एक झटके में वैनिश हो सकता है। इस इंसिडेंट से ये पता लगता है कि किसी भी इंसान के पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस होना एंड साथ में एथिकल बिहेवियर्स का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी पता लगता है कि लाइफ में कोई भी डिसीजन कितने ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकते हैं। और अभी सुमित गोस्वामी की जर्नी कहां तक जाएगी और वापस से कम बैक कर पाएंगे या फिर नहीं, इसका मुझे पता नहीं। पर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ तुम लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करते तो जाओ जाकर के फॉलो करो। वहां पर मुझे बताओ कि भाई क्या कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूनिक सोच रहा हूँ। सो भाई बताओ कमेंट में, ठीक है। बाकी अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर के वॉच कर सकते हो।